नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के लिए ईपीएफओ का जो पेपर होना है अब आपका 5 सितंबर को एओ और ईओ का, उसके लिए मॉडल पेपर 6 को। और क्वेश्चन डिस्कस होंगे आपके 101 से लेके 120 तक। और मैं आपको बता दूं कि अब मैं कंटिन्यू आपका इस सीरीज़ को जारी रखूँगा लगभग जब तक ये जो मॉडल पेपर मेरे पास है ये ख़त्म नहीं हो जाते। तो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर को, और इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन आपके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ ब्राउज़र फॉर द सर्फिंग इंटरनेट। आप जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने जा रहा है। तो ये भी आपने याद रखना है, करंट की न्यूज़ है। तो ये तो आपका क्या है, सर्फिंग इंटरनेट, आपका सर्फिंग ब्राउज़र है। ओपेरा भी आपका है, आपने कभी ना कभी फ़ोन पे या फिर आपका जो क्या होता है पीसी होता है उसमें इस्तेमाल किया गया। मॉर्जिला जो आपका मॉजिला फायरफॉक्स होता है वो भी आपका क्या एक ब्राउज़र है। गूगल को देखेंगे तो गूगल एक ब्राउज़र नहीं है गूगल, बल्कि एक क्या है आपका सर्च इंजन है। आपका क्या एक सर्च इंजन। तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर सीरीज ऑफ द ग्राफिकल वेब ब्राउजर एंड इंक्लूडिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड स्टार्टिंग इन द 1995। ये प्री इंस्टॉल्ड होकर आपके पीसी पे आता था, जो आपका फायरफॉक्स से रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर जब पढ़ता था। तो मॉजिला फायरफॉक्स की बात करें, इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द मॉजिला फाउंडेशन। ओपेरा ब्राउजर इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द ओपेरा सॉफ्टवेयर इनिशियली ऑन द 10th of April 1995। अ गेमिंग ब्राउजर कॉल्ड द ओपेरा GX वाज लॉन्च्ड इन द 11 जून 2019। ये आपने याद रखना है कि एक गेमिंग ब्राउजर भी है ओपेरा का GX नाम से। तो ये हाल में ही आपका 2 साल पहले के आसपास आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे लिखा हुआ है सम ब्राउजर्स ऑफ द इंटरनेट सर्फिंग आर द फॉलोइंग। तो गूगल क्रोम आ जाता है, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, पिलमून आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है आपका। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एज मुझे जहाँ तक लग रहा है जो जगह ले सकता है किसकी, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो मैंने पढ़ा हुआ था। एप्पल सफारी हो गया आपका, सी मंकी हो गया, नेटस्केप ब्राउज़र हो गया, ये कुछ आपके क्या है ब्राउज़र्स हैं, इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं। गूगल की अगर बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है आपका ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की फुल फॉर्म होती है। इट इज़ ओन्ड बाय द गूगल INC विद इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में इसका देखने को मिलता है आपका गूगल को। गूगल जो आपका स्टेबलाइज हुआ था आई थिंक 1990, गूगल 1998 में आपका स्टेबलाइज हुआ था। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो आई थिंक वो 74 या 75 में स्टेबलाइज हुआ था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्सेस सर्वे PLFS 2017-18। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना जब आपका ये पेपर आएगा। ये पूछा जाता है लेबर फोर्स सर्वे से रिलेटेड। तो लिखा हुआ है 6.1 ऑफ द 6.1% ऑफ द इंडियन लेबर फोर्सेज एंड द 17.8% ऑफ द यंग पीपल 15 to 29 ईयर्स इन द लेबर फोर्स आर अनएम्प्लॉयड। ये बिल्कुल सही है आपका, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है the data shows the proportional of the workforce engaged in the regular wages salaried job increased by the 5% points between the 2011 to 12 to 2017-18। तो ये भी आपका सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा। मैं पढ़ लेता हूँ। तो जो PLFS होता है वो लॉन्च करता है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये 2017 में। तो ये आपके क्या होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो कौन करता है, NSSO ही जारी करता है। अच्छा नेक्स्ट लिखा अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्सेज सर्वे PLFS 2017। तो मैंने बताया 6.1% ऑफ द इंडियन लेबर फोर्सेज एंड द 17.8% ऑफ द यंग पीपल फ्रॉम द एज ऑफ द 15 to 29 ईयर्स इन द लेबर फोर्स आर अनएम्प्लॉयड। The data shows that proportion of the workforces engaged in the regular wages salaries jobs increased by the 5% points between the 2011 to 12 when the last NSSO unemployment survey was conducted and the 2017-18। तो हर मैंने बताया लगभग 5 साल के आसपास ये क्या होता है आपका सर्वे कंडक्टेड होता है। बट द इंक्रीज वॉज द पार्सली बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर इफेक्ट्स द ओवरऑल वर्कफोर्स डिक्लाइन बाय द 4%, याद रखना, बिटवीन द 2011 to 12 to 17-18। As a share of the population, regular workers increased only by the 1 percentage point to 8% over the same period. Moreover, it is worth nothing that India still lags far behind in South Asian neighbors and developing economies such as China 53.1% पे, Brazil 67.7%, South Africa जो 84.8% in the share of the salary of the regular job। तो ये काफ़ी आगे अभी भी अगर डेवलपिंग नेशंस की बात की जाएगी। खासकर आप जानते हैं रिकॉर्ड हाई था आपका क्या अनएम्प्लॉयमेंट कोविड के टाइम पे। तो ये भी आप याद रखना। और मेनली जो आपका जो चल रहा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 8% के आसपास चल रहा था, जिससे नीचे होना चाहिए था, मतलब वो 4% के आसपास आपका टिकना चाहिए। बीच में 6% था, आप 8% के आसपास आ गया था। तो हाईली अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया में इस बार।
आगे लिखा हुआ द गवर्नमेंट इज इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड द इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द स्कीम लाइक द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये आपकी स्कीम है रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आपकी मनरेगा आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 2006 में नरेगा के नाम से. 2009 में आपका 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के नाम पे इस योजना का नाम बदल दिया गया. और आई थिंक 2000 जहाँ तक मुझे याद है 2014 या 2013 में इसे डीबीटी के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, जिसमें जो पैसा होता था सीधे तौर पर किसके आपका जो काम करने वाला व्यक्ति होता था उसके खाते में जाता था. एक आती पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आपका कौशल्य योजना स्कीम रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. दीनदयाल अंत्योदय योजना आती है आपके नेशनल अर्बन रिवल्यूट मिशन, जिसे डे एनयूएलएम बोलते हैं. ये आपका अर्बन के लिए, और एक आपका क्या होता है एनआरएलएम होती है आपकी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है आपके? तो वही आपके नितिन जयराम गडकरी आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है. रोड एंड ट्रांसपोर्ट तो उन्हीं के पास था ना, क्योंकि नई आपकी लिस्ट जारी हुई है. तो चलो एक काम करूंगा मैं, इस वाले क्वेश्चन को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस साइज से बदल गए हैं. मनसुख मांडविया के पास तो नहीं गया कहीं. चलो मैं इसे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ये कमेंट बॉक्स में डल जाएगा जैसे आपका पीडीएफ या फिर वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी. दूसरा मैं मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर आपके हरदीप सिंह पुरी हैं आई थिंक सो, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. फिर भी मैं इसे क्या कर दूंगा आपका कमेंट बॉक्स में इसे भी आपका क्या कर दूंगा डाल दूंगा, ठीक है ना. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो हरदीप सिंह पुरी है आई थिंक सो. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द अनएम्प्लॉयड बाय द ऑफिशियल स्टैंडर्ड. देखो अनएम्प्लॉयड कैसे बोलते हैं, तो लिखा हुआ इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पीपल इन द लेबर फोर्स दोज हु आर वर्किंग और सीकिंग और द अवेलेबल फॉर द वर्क्स इन द पॉपुलेशन. अब देख लीजिए ये हो सकता है सही कि भाई जिन्हें ज़रूरत है किसकी नौकरी की उन्हें अनएम्प्लॉयड बताया गया. दूसरा लिखा पर्सन अबव द स्पेसिफाइड एज नॉट बीइंग इन द पेड एम्प्लॉयमेंट और द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट करंटली अवेलेबल फॉर द वर्क ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड. बिल्कुल सही है. एक निश्चित समय के लिए जिन्हें काम की ज़रूरत है और जो उस टाइम पे आपका एम्प्लॉयड नहीं है और ना ही सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये स्पेसिफिक एज के लिए होगा, तो ये बिल्कुल सही है आपका सेकंड वाला. थर्ड वाला पढ़ लेते हैं पर्सन अबव द स्पेसिफाइड एज नॉट बीइंग इन द पेड एम्प्लॉयमेंट और द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इज करंटली नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब. अब ये गलत हो जाता है, देख लीजिए अनएम्प्लॉयड उस व्यक्ति को बोला ही नहीं जाता जो जॉब के लिए ढूंढ ही नहीं रहा. अगर मान लीजिए कोई खुद की मर्जी से जॉब नहीं करना चाहता तो उसे बेरोजगार में डाला ही नहीं जाता. बहुत जरूरी कि उसे नौकरी की जरूरत हो तो ही वो उसे बेरोजगार कहा जाता है. पीपल हु अर्न द लेस देन द 1000 पर मंथ, ये आपका गलत स्टेटमेंट है. तो सेकंड जो बनेगा स्पेसिफाइड एज आपकी होनी चाहिए. बोल सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो पेड एम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम पे ना हो, एक सर्टेन रेफरेंस ऑफ टाइम पीरियड में आपका नहीं होना चाहिए. थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग. तो पढ़ लेते हैं. देखो लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द OECD इज द पर्सन above specified is not being in the paid employment or the self employment but currently available for the work during the reference period. Unemployment is measured by the unemployment rate. What is the number of the people who are unemployed as a percentage of the labor forces? Labor forces participation rate, it is the percentage of the people in the labor forces those who are working or seeking or available for the works in the population. Worker population ratio जो है in the percentage of the employed people. The unemployment rate shows the percentage of the people unemployment in the labor force. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द मेमोरी दैट एक्ट्स बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जो आपका होता है ये होती है कैश मेमोरी होती है आपकी. ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने. तो लिखा हुआ है कैश मेमोरी इज द हाई स्पीड मेमोरी होती है, बहुत ही तेजी से काम करती है. दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड द CPU. बफर का काम करती है मतलब कुछ टाइम तक ये क्या करती है डाटा को स्टोर रख सकती है कुछ टाइम के लिए. और लिखा इट होल्ड द डाटा ऑफ द मेन मेमोरी दैट इज यूज्ड बाय द CPU फ्रीक्वेंटली. द साइज ऑफ द कैश मेमोरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी. रजिस्टर मेमोरी जो होती है, अब देखो ये कम होता है. रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी होती है. कई बार पूछा जाता है कि सबसे तेज और सबसे छोटी जो मेमोरी होती है कौन सी? रजिस्टर मेमोरी. दैट टेम्परली होल्ड्स द डाटा. ये आपका क्या टेम्पररी क्या करती है? होल्ड करती है डाटा को. एंड द इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज फ्रिक्वेंटली बाय द CPU. जैसे आप किसी बोल सकते हैं अगर आप किसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो उस समय के लिए जो आपकी मेमोरी इकट्ठा होने लग जाती है वो रजिस्टर मेमोरी आपकी होने लग जाती है. कैश मेमोरी वो होती है जो आपकी इकट्ठा तो रहती है पर आप उसे डिलीट कर सकते हैं. उससे होगा क्या कि जितनी भी आपकी क्या होंगी रिसेंट में जितने भी वर्क होंगे वो सारे आपके क्या होते हैं कि रिस्टोर फॉर्म में आ जाते हैं. वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी इज द मेमोरी दैट एनेबल द कंप्यूटर टू कॉम्पेंसेट फॉर द लैक ऑफ द फिजिकल मेमोरी. इट अलाउ यूजर टू स्टोर द प्रोसेस दैट आर लार्जर देन द मेन मेमोरी अवेलेबल. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइस यूज टू प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स. तो बड़े बड़े देखो मैं बताता हूँ. कीबोर्ड और माउस तो होता नहीं है आपका.
अब जो आपका प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है या तो वो आपका प्रिंटर होता है इंकजेट, और एक होता है आपके कौन प्लॉटर। प्लॉटर होते हैं जब आपके, जैसे मैं बोल दूँ, जैसे आपके बड़े बड़े फ्लैक्सेस होते हैं उन्हें निकालने के लिए, तो वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर हो गया ये नहीं निकाल पाते, उसके लिए आपको प्लॉटर की ज़रूरत होती है। दोनों ही आपके कैसे, तो आउटपुट बोल सकते हैं आपके क्या डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज, आउटपुट आपको देते हैं। कीबोर्ड जो होता है आपका इनपुट डिवाइस है, माउस पे आपका क्या इनपुट डिवाइस है। तो लिखा हुआ है द प्लॉटर इज बेसिकली टाइप ऑफ द प्रिंटर, एक टाइप का प्रिंटर ही होता है, पर मैंने बताया कि इसमें पेजेस वगैरह निकाल जाते हैं, बल्कि बड़े बड़े फ्लैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो आपके प्रिंट आउट होते हैं इसमें। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ यूज एज द पेन टू क्रिएट अ प्रिंट ऑन पेपर और द मीडिया, द आउटपुट इज क्रिएटेड ऑन द वेक्टर ग्राफिक्स। It means that the dots are printed which are joined by the lines and the curves to produce the text and the images। आपने देखा होगा कि लाइन डॉटेड पॉइंट्स में आपके क्या होते हैं, ग्राफिक्स उसमें लगे रहते हैं। Plotters are present in the many designs used for the printing large format prints. It includes the architectures like the layouts, building planes, SIP designs, CAD, जिसे बोलते हैं computer aided design, याद रखना CAD की full form, big canvas prints and any other engineering drawing. The plotter utilize the pens or the marker to draw the graphics on an output media. These pens move differently according to the technology deployed by the plotter. These are generally two types of the plotters। तो पहला जो आता है वो आता है फ्लैट बेड और दूसरा आता है ड्रम प्लॉटर। दो तरीके के प्लॉटर आपको देखने को मिलते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करें इस तरीके से आपका दिखता है। तो लिखा इन फ्लैट बेड प्लॉटर द राइटिंग पेन मूव्स इन द बोथ द एक्स एंड द वाई एक्सेस, दोनों मतलब 2 डायमेंशन में आपका क्या करता है, चलता है। Direction across the surface of the paper. This type of the plotter consists of the flat surfaces on which the paper is placed in a stationary position, and it is the pen that moves to the create the drawing or the images. The pen can be different size and the color in the flatbed plotters। अच्छा ड्रम प्लॉटर देख लें। इन ड्रम प्लॉटर a drum or the cylindrical surface is rotated in the vertical direction while the pen moves in the another axis to create an image or the other output। तो ये आपका देखो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या होता है, मूव करता है। इन द ड्रम प्रिंटर द विड्थ ऑफ द फाइनल प्रिंट आउट इज लिमिटेड बाय द विड्थ ऑफ द ड्रम वेयर देयर इज नो लिमिट इन द लेंथ ऑफ द पेपर। तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो आपका प्रिंट आउट का होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि लेंथ ऑफ द पेपर आपका क्या होता है, लिमिट नहीं होती, आप कितना बड़ा रख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट लिखा था हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ द विच टाइप ऑफ द डाटा स्टोरेज। हार्ड डिस्क जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, ठीक है ना। प्राइमरी में जैसे आपकी रैम एंड रोम आ जाती है, ये आपकी क्या होती है, प्राइमरी होती है। आपकी टर्सरी में जो आती है वो आपकी जैसे पेन ड्राइव वगैरह आ जाती हैं, पेन ड्राइव्स वगैरह आती हैं, तो ये आपके जैसे ये सारी क्या आ जाती हैं, आपकी टर्सरी में आ जाती है। सेकेंडरी में आपके हार्ड डिस्क आ जाती हैं। तो लिखा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज ऑल्सो रेफर टू एज द ऑक्सिलरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल, जो आपकी मिटती नहीं है। नॉन वोलाटाइल में आपकी जो रोम होती है वो भी आती है। एंड इट इज़ द यूज टू फॉर द लेटर रिट्राइवल टू स्टोर द डाटा एंड द प्रोग्राम। देयर आर द सेवरल फॉर्म्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज ईच विद द बेनिफिट्स एंड द ड्रॉबैक्स। Either magnetic or optical storage media used for the most storage system. The hard disk is an example of the secondary storage, and the magnetic media, which is used for the storing the data and the program in bulk. In this case, the computer that are normally inbuilt and therefore are not portable. Some hard drives are reversible, so between the machines, they provide the easy portable storage. In general, they are efficient and stable with the easy access to store data. This allow the disk to rotate at even greater speed than it would otherwise do without the distorting the disk surfaces। अच्छा नेक्स्ट आता है विद फंक्शन की ओपनिंग हेल्प के लिए क्या होता है, तो इसके लिए आपका F1 यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। फंक्शन कीज़ होती हैं 12 होती हैं टोटल, आपको सबसे ऊपर दिखेंगी किसमें, कीबोर्ड्स में। तो लिखा F1 की जो F1 फंक्शन की इज यूज फॉर द ओपनिंग हेल्प। अ फंक्शन की इज अ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड टू परफॉर्म द सर्टेन एक्शंस। The function keys are arranged on the top of the computer keyboard number across from the F1 to F12। These keys are frequently used in the combination with other keys such as the control के साथ आप कर सकते हैं, alt के साथ भी और shift के साथ भी। इनका अलग अलग क्या होता है, आपका फंक्शन होता है। The function key provides some interesting shortcut for the computer, common computer function that can be useful to tools in the every day computing। अच्छा देख लेते हैं कुछ आपके मेन फंक्शन क्या क्या है। जैसे F2 है तो ये रिनेम करता है आपका फाइल एंड फोल्डर के फाइल और फोल्डर को जो आप सिलेक्ट करते हैं। F3 जो होता है वो सर्च करता है फाइल एंड फोल्डर को। F4 जो होता है वो क्लोज करता है एक्टिव विंडो को। आपने देखा होगा ऑल्ट के साथ जब उसे दबाया जाता है तो आपकी क्या होती है, विंडो क्लोज हो जाती है। F5 जो होता है रिफ्रेश रिलोड और रिलोड के लिए आता है करंट पेज को। F6 जो आता है मूव करता है क्रशर को एड्रेस बार से एड्रेस बार की तरफ, वेब ब्राउजर में ये आपका इस्तेमाल हो जाता है। F7 जो होता है स्पेलिंग चेक के लिए और ग्रामेटिक चेक के लिए आपका F7 यूज़ होता है।
F8 जो होता है एक्सेस टू द बूट मेन्यू इन द विंडोज़। F9 जो रिफ्रेश करता है किसको, डॉक्यूमेंट को, MS वर्ड में। F10 जो होता है एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑन द एप्लीकेशन। F11 जो होता है एंटर इन द एग्जिट फुल स्क्रीन इन द वेब ब्राउजर। याद रखना F11 कई बार आपने यूज़ किया होगा कि आपकी जो क्या होती है, जो वेब ब्राउजर की जो वेब ब्राउजर होती है उसकी स्क्रीन को ये क्या करता है, क्या करता है, फुल स्क्रीन में बदलता है, या फिर आप एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से। और F12 जो होता है ओपन द सेव इन द डायलॉग बॉक्स इन द MS वर्ड। तो इससे क्या होता है, आपका सेव एज का ऑप्शन आता है कि आप फाइल को क्या कर सकते हैं, फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं किसी दूसरे नाम से। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, विच टेक्नोलॉजी डू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। तो आप जानते हैं जो फर्स्ट थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लग गए थे। और ट्रांजिस्टर्स जो होते थे वो माइक्रो प्रोसेसर जो होते थे उसके थ्रू आपके क्या आते हैं, उसके अंदर आते थे इंटीग्रेटेड सर्किट भी इन्हीं का बना होता था। तो थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है द थर्ड जनरेशन पीरियड इज कंप्यूटिंग वाज द 1965 to 71 इंटीग्रेटेड सर्किट हैव बीन यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। तो मैंने बताया था सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है उसमें कई सारे आपके ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। और जो फर्स्ट वाला होता था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। तो आपका तो बिल्कुल वो बोल सकते हैं कमरे के बराबर आपके कंप्यूटर होते थे, छोटे छोटे मेमोरी स्टोरेज के। अच्छा, along with the related circuitry, a single IC has a multiple transistors, resistors, and the capacitor. An American electrical engineer named the Jack Kilby invented the IC। याद रखना कई बार पूछा जाता है कि IC के आपके कौन इन्वेंटर कौन थे, तो इनका नाम याद रखना, जैक किल्बे थे आपके IC के इन्वेंटर। This advancement has enhanced the compactness, reliability, and the performance of computer. Remote processing, time sharing, and the multi-programming operating system have been used in the generation. During the generation, high-level languages जैसे Fortran second हो गया, और आपका कहाँ तक जाता है, 4 तक जाता है, कोबॉल हो गया, पास्कल हो गया, PL1, बेसिक हो गया, एल्गोल हो गया 68, ये सारे आपके यूज होते हैं। द मेन फीचर ऑफ द थर्ड जनरेशन आर IC यूज मोर रिलायबल इन द कंपेरिजन टू द प्रीवियस टू जनरेशन। जो आपका देखिए स्मॉलर साइज था, जनरेटर द लेस हीट, फास्टर थे, लेसर मेंटेनेंस थी, कॉस्टली थे, AC रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलती थी, कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी थी, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज थी। सम कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन वर्क, अब कौन कौन था, IBM का था 360 सीरीज आती थी, हनीवेल का था 6000 सीरीज थी, PDB का था पर्सनल डाटा प्रोसेसर था, IBM का 370 168 था, और TDC 316 थे। अच्छा, ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इस तरीके से आपको देखने को मिलता था। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो लिखा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंश्योर द एक्सेस टू द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। बिल्कुल सही है, ग्राहकों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना था, रुपए कार्ड देना था, नो फ्रिल्स अकाउंट खोलना था, जीरो जिन्हें बोलते हैं नो फ्रिल्स अकाउंट को बोला जाता है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ बैंकिंग द बैंक इज वन ऑफ द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द स्कीम। नहीं, बैंकिंग ऑफ द बैंक नहीं, बैंकिंग ऑफ द अनबैंक्ड। अनबैंक्ड मतलब जनधन योजना उनके लिए नहीं थी जिनके पहले से अकाउंट खुले हुए थे, जनधन योजना उन व्यक्तियों के लिए थी जिनके अकाउंट नहीं खुले हुए थे। और आप जानते हैं जनधन योजना के तहत लगभग मान के चलिए 50 करोड़ तक आसपास आपके क्या अकाउंट खोले गए टोटल अब तक 2014 से। और ये अपने आप में क्या था, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, ये आप याद रखना। तो ये जो था इसकी जो आपकी टैगलाइन थी इस स्कीम की, ये थी बैंकिंग द अनबैंक्ड, उन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग को स्टार्ट करना जिनके अकाउंट नहीं थे, जिन्होंने कभी बैंकिंग यूज़ नहीं की थी। तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाता है, यहाँ पे जो बनेगा आंसर वो बनेगा फर्स्ट ओनली। चले तो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है अ टोटल तो 41.75 करोड़। तो यहाँ पे लगभग मैंने 50 करोड़ बोल दिया, पर चलो कोई बात नहीं। तो लगभग 41.75 करोड़ अकाउंट हैव बीन ओपनड सो फार अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना, आउट ऑफ विच द 35.96 करोड़ अकाउंट आर ऑपरेटिव, जिसमें से 35.96 के आपके एक्टिव मोड में है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर द एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, देख लीजिए, नेमली इन द बैंकिंग, सेविंग एंड द डिपॉजिट अकाउंट। रेमिटेंसेज आते हैं, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। बेसिक टेनेंट्स ऑफ द स्कीम क्या था, बैंकिंग द अनबैंक्ड, मैंने बताया था ना, ओपनिंग द बेसिक सेविंग अकाउंट जिसे बोलते हैं BSVD, ठीक है ना। अकाउंट विद द मिनिमल पेपर वर्क होना चाहिए, मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, जीरो बैलेंस होगा, जीरो चार्जेस होंगे। तो आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाता है। अच्छा, सिक्योर द अनसिक्योर्ड इंश्योरेंस ऑफ द इंडिजिनियस डेट एंड द कैश विड्रॉल एंड द पेमेंट एट द मर्चेंट लोकेशन, फंडिंग द अनफंडेड, उनको फंड करना था जो अनफंडेड थे। अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक द माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फॉर द कंजप्शन, माइक्रो पेंशन एंड द माइक्रो क्रेडिट। तो आपका सेकंड वाला क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, ये यहाँ पर सही हो जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ये सेकंड वाला, यहाँ पर ये काट देना यार, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ही वाली नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट लिखा द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम आर टू इंश्योर द एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये बता दिया था मैंने आपको। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द फाइनेंस
अनुराग ठाकुर, अब अनुराग ठाकुर नहीं, अनुराग ठाकुर को अलग मिनिस्ट्री दे दी गई है, आई थिंक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है। तो ये भी मैं कमेंट बॉक्स में चलो लिख दूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक और जो मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री आपकी रीसफल हुई है ना, तो थोड़ा सा मैं भी नाम भूल रहा हूँ, मुझे बार बार अब उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहले थे आपके अनुराग ठाकुर, अब मुझे जो लग रहा है वो आपके कौन से, तो मैंने बताया था आपके शायद से स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, शायद से हाँ, स्पोर्ट्स इनके पास चली गया है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो लिखा हुआ है स्टेट द करंट स्टेटस ऑफ द स्कीम इन द रिटर्न रिप्लाई टू द क्वेश्चन इन द लोकसभा। द मिनिस्टर फर्दर स्टेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ द PMJDY अकाउंट्स ओपनड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द 40.48 करोड़, while the number of the those with the 14 major private sector banks is the 1.27 करोड़। मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक में लगभग 1.27 करोड़ आपके क्या खोले गए, अकाउंट खोले गए। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग 6 पिलर। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड, पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अच्छा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होता है? मतलब जिसका क्या होता है कि डाटा सरकार के पास नहीं होता। याद रखना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कभी भी डाटा सरकार के पास नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑटो चला रहा है, तो वो कितना एक दिन में कमा रहा है कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट है लिखा हुआ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ द ₹10,000 टू एवरी हाउस होल्ड, इंश्योरेंस वगैरह इसमें आपका आ जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द रुपे डेबिट कार्ड इज इशूड बाई अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के थ्रू आपका जारी होता है। कुछ आपके देश हैं जैसे भूटान है, तो उसमें भी आपका रुपे कार्ड चलता है। तो उनके साथ हमारा क्या एक एग्रीमेंट है कि वहाँ का जो कार्ड है वो भारत में आप चला सकते हैं, और भारत के रुपे कार्ड को आप किस में चला सकते हैं, भूटान में चला सकते हैं। बाकी देशों के साथ भी बातचीत हो रही है। वैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे डेबिट कार्ड्स को देखेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे आपका माइस्ट्रो आ जाता है, आपका माइस्ट्रो आ जाता है, और मास्टर कार्ड ये आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, वीज़ा कार्ड आ जाता है। तो उसी तरीके से भारत का इंडिजीनियस आपका कौन सा, रुपे कार्ड। तो ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना है। लिखा हुआ है कि रुपे कार्ड रुपे डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो चीज़ होती है। डेबिट कार्ड होता है जैसे आपका ATM कार्ड जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर अकाउंट में पैसे हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं, उसे डेबिट कार्ड बोला जाता है। इसमें आपको एक हल्की सी आपको क्या होती है, एक पेमेंट देनी होती है, छोटी सी आपकी पेमेंट होती है, लगभग 200 रुपये के आसपास होती है, साल में एक बार आपकी कटती है, जो आपके बोल सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को जाती है। रुपे कार्ड जो आपका रुपे होता है NPCI इसकी कम चार्ज करता है। बाकी जैसे मास्टर हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा, इसके यहाँ शायद से थोड़ा सा महंगा है, ये आप याद रखें। क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो होती है आपकी वैलिडिटी पे आधारित। मतलब उस पर आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिट बना दी जाती है बैंक के थ्रू, और आप बिना किसी, अगर आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है डेबिट कार्ड इंडिजिनियस डोमेस्टिक डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। दिस कार्ड इज एक्सेप्टेड एंड यूज्ड एट द ATMs, माइक्रो ATMs, POS, MPS machines and the online transactions. Personal identification number PIN is confidential number for the use of the rupee debit card at the time of the withdrawal of the money फ्रॉम द ATM। आप जानते हैं 4 नंबर का आपका क्या होता है, पिन होता है। अब तो क्या होता है कि डेबिट कार्ड को भी कम इस्तेमाल किया जाता है। लोग जो ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं वो किसका यूज़ कर लेते हैं, आपका वो कर देते हैं, आपका जो UPI का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रुपे डेबिट कार्ड इज इशूड फ्री ऑफ द कॉस्ट टू द जनधन अकाउंट होल्डर्स। याद रखना उनको क्या था, ताकि उन्हें कई सारी सेवाएं मिल सके, जो इससे पहले जो क्वेश्चन था। तो जनधन अकाउंट होल्डर्स को ये फ्री में दिया गया अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। द एज क्राइटेरिया फॉर द क्लेमिंग इंश्योरेंस फॉर द रुपे PMJDY कार्ड इज द 5 years and the above. The National Payment Corporation of India added the features in the rupee card that would allow the offline transaction even the areas with the limited internet connectivity of offering a reloadable wallet facility to boost the seamless retail transactions. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं द सरम सुविधा पोर्टल लिंक्ड। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इन द इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिलेटेड है। सरम जैसा नाम से पता लग रहा है, सरम सुविधा पोर्टल, सरम, तो ये किससे रिलेटेड, आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं लिखा हुआ क्या है। तो सरम सुविधा पोर्टल वॉज लॉन्च ऑन द 16th of October 2014। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पहले तो आपके कौन थे, बरेली से आते थे आपके संतोष कुमार गंगवार। अब ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से नाम हट गया, तो मैं इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है ना। द यूनिफाइड सरम सुविधा पोर्टल डेवलप्ड द फैसिलिटेट द रिपोर्टिंग ऑफ द इंस्पेक्शन एंड द सबमिशन ऑफ द रिटर्न्स। इट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड द इन्फोर्समेंट। अब आप जानते हैं एम्प्लॉयर होता है जो क्या करता है, जॉब देता है, एम्प्लॉय होता है जॉब करता है, एक उनके बीच में क्या होती है, इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, जिसके थ्रू दोनों बंदे होते हैं, ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी इन दियर एवरीडे interaction for the interaction of the data among the various enforcement agencies, each
respectable unit under the any labor law has been assigned one labor identification number, जिसे बोलते हैं लिन। याद रखना आपका क्या होता है LIN, तो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे बोला जाता है। जैसे आपका PIN होता है, पिन नंबर होता है। पेन नहीं बोल रहा, वो पेन होता है, जो आपका पेन नंबर होता है वो पर्सनल अकाउंट नंबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 112वां क्वेश्चन आता है, लिखा विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो यह भी आपके इंट्रोड्यूस हुई थी हाल ही फिलहाल में, 2 साल हो गए शायद से, 2019 में आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इंश्योर द ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। बिल्कुल सही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आपके जो लोग हैं उनको वृद्धावस्था में एक प्रोटेक्शन देता है पेंशन के साथ। तो ये सही है आपका। ई सब्सक्राइबर अंडर द PMSYM सेल रिसीव अ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ। ये भी आपका सही है कि हर महीने 3000 की उसे आपका क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना विल बी द सेंट्रल सेक्टर स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी सही है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे क्या किया था, आपका इंट्रोड्यूस किया था। द बेनिफिशियरी ऑफ द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हैज़ कंट्रीब्यूटेड टिल द 60 ईयर्स ऑफ द एज। तो 60 साल तक वो क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। आई थिंक 18 से 60 साल तक वो क्या कर सकता है, आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है। 18 से 40 था कि 18 से 60 था, तो मुझे लग रहा है आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। तो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है इट इज़ अ पेंशन स्कीम ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नेमली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इट इज़ इंश्योर्ड द ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंट्री। अच्छा देखो, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना चाहिए। एंट्री जो होनी चाहिए, मैं बता रहा था आपको 18 से 40 होनी चाहिए, और 18 से 40 तक क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। पर जो उसे पेंशन मिलेगी वो आपका कब है कि वो 60 साल का जैसे क्रॉस करेगा तब उसे पेंशन मिलेगी। तीसरी बात है कि उसकी जो अभी हाल में बिल्कुल वर्तमान में जो बोल सकते हैं इनकम होनी चाहिए 15,000 से या 15,000 से कम होनी चाहिए। फीचर अगर देख लें तो फीचर ऑफ द PMSYM इज इट्स अ वॉलंटरी एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है तो ईच सब्सक्राइबर अंडर द PM होता है 3000, और आपको 60 साल पे फैमिली पेंशन भी है ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ द पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाइज। याद रखना फैमिली पेंशन का क्या सीन है कि अगर मान लीजिए जो व्यक्ति जिसके नाम पर वो पेंशन है अगर वो किसी भी कारण से मर जाता है तो उसकी वाइफ को या जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको क्या होगा आपका कि 50% ऑफ द पेंशन जो होगी उसे दे दी जाएगी, जो आपका नॉर्मल क्राइटेरिया बनता ही है आपको। जैसे अगर कोई भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी पेंशन थी नाम पे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है उसे क्या मिलती है कि 50% ऑफ द पेंशन उसे प्रोवाइड की जाती है। मैचिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट PMSY इज द वॉलंटरी एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑफ द 50-50% बेसिस। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच ऐप लिंक्ड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी उमंग, ठीक है ना, भामाशाह राजस्थान की आई थिंक सो। जहाँ तक ई विजिलेंस तो आपका अलग से पड़ जाती है, पहले भी आपकी अलग है। तो लिखा फुल फॉर्म ऑफ द उमंग, तो ये क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस। इट इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके तो पहले रविशंकर प्रसाद थे, तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा कमेंट बॉक्स में आपका लिख के भेज दूंगा। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन टू ड्राइव द मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया। उमंग प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द ऑल द इंडियन सिटीजन टू एक्सेस द पैन इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में ई गवर्नमेंट सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम द सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड द अदर सिटीजन सेंटरिंग सर्विसेज। उमंग जो आपने देखी होगी आप ऐप, उसमें सारी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है रिलेटेड, वो सारी उसके अंदर आपकी होती हैं। भामाशाह जो वो DBT स्कीम है आपकी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मुझे लग रहा है 2014 था कि 2013 था, ये थोड़ा मैं देख लूँगा। 2013 था जब DBT इंट्रोड्यूस हुई थी, इतना मुझे याद है कांग्रेस के टाइम पर इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो DBT स्कीम 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी। भामाशाह राजस्थान की आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना थी। और लिखा दिस ऐप, जिसकी उमंग की बात की जा रही है, तो इनिशियली अवेलेबल इन द 13 लैंग्वेज एंड विल रिप्लेस द 1500 एप्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोषण अभियान। ठीक है, तो पोषण अभियान मैं बता दूं तो लिखा हुआ है पोषण अभियान स्टार्टेड फ्रॉम द राजस्थान ऑन द ओकेशन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो आपका 8 मार्च 2018 2018 से आपका इंट्रोड्यूस हुआ, झुंझुनू से स्टार्ट हुआ था। यहाँ तक मुझे याद है खुद प्रधानमंत्री जो थे आपके नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था झुंझुनू से, ये मुझे याद है। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या होता है, सही हो जाता है। तो फर्स्ट तो आपका सही है, तो ये आपका कट जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, लिखा हुआ है आगे कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन ओवरकम ऑफ द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये भी आपका सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही होगा। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ सही है कि नहीं। लिखा हुआ राजस्थान रैंक द फर्स्ट इन द कंट्री फॉर द ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान। नहीं, आपका राजस्थान नहीं था इसमें, जो था आपको जो टॉप किया था वो आंध्रा ने किया था।
ये आपने याद रखना है। और पोषण अभियान जो आपका पोषण जो माना जाता है, न्यूट्रिशन जो आपका मंथ है वो अक्टूबर है, अक्टूबर नहीं है, याद रखना 2018 से ये सितंबर, हर साल सितंबर को आपका पोषण माह मनाया जाता है। तो ये भी आपका गलत है। तो 2 गलत हो गए, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर बन जाएगा कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ अभियान स्टार्टेड ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन द 8th of March 2018 फ्रॉम द झुंझुनू इन द राजस्थान। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मतलब जो दुधारू महिलाएं होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश रैंक्ड first in the country for the overall implementation of the Poshan Abhiyan. The state has trained all the Anganwadi workers on the modules created based on the life cycle approaches. First 1000 days of the life with the support of the incremental learning approach. फ्रॉम सितंबर 2018, अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है। तो पहला तो मैंने बोलते हैं आंध्र प्रदेश, और दूसरा क्या है ना, सितंबर। आप याद रखना, पोषण माह मनाया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान। तो इसकी कौन है, आपकी स्मृति ईरानी है, ये नहीं बदली है। स्मृति ईरानी से आपका टेक्सटाइल हटा दिया गया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से हटा दी गई है। तो वो मैं कमेंट में लिख दूंगा, उसे क्या लिख दूंगा कमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल पहले इनके पास थी, पर टेक्सटाइल अब इनके पास नहीं है। मैं ये आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास है। द टेक्निकल सपोर्ट यूनिट स्टेबलाइज एट द नीति आयोग विल ऑल्सो प्रोवाइड द रिसर्च पॉलिसी एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द अभियान। द पोषण प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक न्यूट्रिशन। अभी देख लीजिए, पोषण की फुल फॉर्म भी याद करनी है। प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग scheme for the holistic nutrition abhiyan direct the attention of the country toward the problem of the malnutrition. The government is implementing the Poshan Abhiyan, earlier known as the National Nutrition Mission. Next, the Abhiyan aims to reduce the malnutrition in the country in a phased manner through a life cycle approach by the adopting a synergized and the result oriented approach. The ensure a holistic approach, all districts of the state's duties have been covered in the Abhiyan. Target is to be bring down the stunting मतलब जो हाइट वगैरह छोटी पड़ जाती है बच्चों की, ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ द ग्रुप 0 to 6 years फ्रॉम द 38.4% टू 25% 2022 तक इसे लाना है। न्यूट्रिशन जब क्या होता है, मेन न्यूट्रिशन कंडीशन होती है जब पोषण पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, तो हाइट में और वेट में काफ़ी कमी आ जाती है, इसे स्टंटिंग कंडीशन बोला जाता है। तो उसे 38.4% जो अभी आपका रिसेंट में, उसे 25% तक लाना है 2022 तक। Next, लिखा हुआ the goals of the Poshan Abhiyan are to achieve the improvement in the nutritional status of the children from the 0 to 6, adolescent girls, pregnant women and lactating mother in a time-bound manner during the 3 years with the fixed target. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑफ द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो PLFS के बारे में लिखा हुआ है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल बिटवीन द जुलाई 2018 to June 2019 to 5.8% to 6.1. During 5.8 from the 6.1 during the same period of the 2017-18, even as the labor force participation rate rose to the 37.5% to 36.9%. I think ये सही है आपका, ये सही है। The worker population ratio decreased, नहीं, वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो डिक्रीज नहीं हुई बल्कि क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो ये आपका गलत है, इंक्रीज हुई है। तो आपका सेकंड क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सेकंड तो नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो ये तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, तो फोर्थ होगा। तो अब देखो, फर्स्ट तो आपका सही है, फर्स्ट सही है, तो ये आपका नहीं हो सकता, सीधे आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो लिखा अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस टू द 7.7% इन 2018-19, 7.8 इन द रूरल एरिया टू द 5 to 5.3। तो आपको एलिमिनेशन से किया जाता है इन क्वेश्चन को, आपने दिमाग में रखना। तो थर्ड सही हो गया, तो चौथा गलत है। लिखा द फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इंप्रूव्ड इन द अर्बन एरियाज एंड नॉट इन द रूरल एरिया। तो ये गलत है, दोनों जगह में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो लिखा हुआ था इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल बिटवीन द जुलाई 2018 टू जून 2019 टू 5.8 टू फ्रॉम द 6.1% ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2017-18, इवन एज द लेबर। अब मैंने बताया, देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मैंने बोला था लगभग 6 या 4 के आसपास अगर ये ला दें हम तो बेहतर होगा। 6 के आसपास भी ये काफ़ी ज़्यादा हाई था, और मैंने बताया था कोविड के चलते ये 8 के आसपास आ गया था आपका। तो आगे लिखा हुआ है एज द लेबर फोर्सेज पार्टिसिपेशन रेट रोज टू द 37.5 to from the 36.9, the worker population ratio also increased to 35.3% as against the 34.7% in 2017-18. Urban unemployment rate reduced to the 7.7% in 2018-19 from the 7.8% in the rural area. ये तो सही है आपका, 5 to 5 from the 5.3%. The female participation rate improved in the both urban and rural area. तो मैंने ये बता दिया था आपको during the period under the review, going up to the 18.6% 2018-19 में, जो था आपका 17.5% था उससे पहले।
आगे लिखा, द गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द स्कीम लाइक्स. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसके अंदर आती थी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बता चुका हूँ मैं आपको, और दीनदयाल अंत्योदय योजना DNULM जिसे बोला जाता है आपका. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन. तो इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ाया था. नेशनल जो आपके इंदिरा गांधी जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन होती है, तो लिखा इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. तो ये बिल्कुल सही है. द बेनिफिशियरी शुड हैव BPL स्कोर ऑफ द कार्ड एट 0 to 15, 0 to 16 आई थिंक, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपका गलत है. और द बेनिफिशियरी शुड बी 65 और अबव. आपकी क्या होनी चाहिए, 65 से ऊपर होनी चाहिए. 65 नहीं है आई थिंक 70 है, 70 से ऊपर होनी चाहिए एज. इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. ये सही है आपका. तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सही है यहाँ पे, बाकी आपकी गलत है. तो पढ़ लेते हैं. देखो लिखा हुआ है, द स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. द बेनिफिशियरी शुड हैव द पीपल कार्ड रेटेड टू 0 to 16. तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे 0 to 15 लिखा हुआ है. हाँ, all the person of the 60 year and above the belonging to the below the poverty line category according to the criteria prescribed by the government of India for the time to time are. अच्छा मैं 70 बोलिए यार, 70 नहीं 60. 70 नहीं है, 70 ज़्यादा हो जाती है. 70 बचता है कौन है, 60. तो लिखा हुआ, बिलो द पॉवर्टी लाइन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम आर एलिजिबल टू द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम्स. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP. फीचर क्या क्या है, तो मेंबर ऑफ द पीपल फैमिली एज 60 और अबव गेट द अमाउंट ऑफ द 400 पर मंथ एंड एज 80 और अबव, तो 700 था. बेनिफिट्स क्या है, 200 फॉर द 60 to 79 ईयर्स एंड द 500 फॉर द 82 ईयर. अब तो जो मिलती है, मुझे लग रहा है कि अब जो पेंशन मिलती है वो आपकी है 800 के आसपास है, जहाँ तक मुझे लग रही है. और वृद्धावस्था पेंशन 800 तो है मिनिमम, क्योंकि विकलांग पेंशन भी इतनी है, 800 के आसपास है आपकी. तो ये लग रहा है. और शायद से सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 80+ होते हैं, शायद से 1000 रुपीज़ है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. तो एक तो सुरक्षा बीमा योजना था, एक जीवन ज्योति था. सुरक्षा बीमा के अंतर्गत आई थिंक जो कटता था वो 12 रुपये कटता था आपका, प्रत्येक महीने का 1-1 रुपये कटता था. और जीवन ज्योति के तहत जो कटता था वो आपका 330 रुपये था. तो ये दोनों एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रिलेटेड थे. तो लिखा हुआ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द ऑल द बैंक अकाउंट होल्डर अप टू द एज ऑफ द 60. बिल्कुल हाँ, 60 से नीचे जिनकी एज है उनके लिए ये था. तो ये सही है बिल्कुल. इट्स अ लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं बल्कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है. तो फर्स्ट एंड थर्ड तो सही हो जाता है आपका भाई. फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सही होगा, फिर रुक जाओ चौथा पढ़ने दो. द इंश्योरेंस कवर डेथ एंड द परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट. ये भी सही है. तब फर्स्ट सही है, गलत है. अप टू द एज तो ये गलत लग रहा है मुझे, एक्सीडेंट के लिए ना, तो लाइफ तो होगा नहीं, तो ये भी गलत लग रहा है. थर्ड एंड फोर्थ होगा सही. ठीक है ना. तो पढ़ लेते हैं. देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एवेलेबल टू सिटीजन ऑफ द इंडिया बिटवीन द 18 to 70. ठीक है, 70 साल तक है. अच्छा, इट इज़ अ गवर्नमेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन एंड नॉट द लाइफ इंश्योरेंस कवर एज लाइफ इंश्योरेंस कवर इज इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. हाँ ठीक है. तो आपका जो सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल कवर देता है, और जीवन ज्योति योजना जिसमें सालाना कितना था, 330 रुपये था, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस भी था. इन केस ऑफ द अनएक्सपेक्टेड डेथ और द फुल डिसेबिलिटी द पेमेंट ऑफ द नॉमिनी विल बी. अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि अगर डेथ है, डेथ के केस में 2 लाख का है आपका इंश्योरेंस, और अगर कोई पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसमें 1 लाख का है. डेथ ड्यू टू द सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग्स अब्यूज, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हैज़ एन एनुअल प्रीमियम ऑफ द 12 रुपीज़. मैंने आपको बताया था इसका कितना, 12 रुपये है. एक्सीडेंटल कवर है. जीवन ज्योति में आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर है. द GST इज एग्जेम्प्टेड ऑन द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा. GST नहीं लगता इसमें. मिनिस्ट्री जो आपकी रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, निर्मला सीतारमन इसकी मिनिस्टर है आपकी. और ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी 9 मई 2015 को. प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट यूज अंडर द स्कीम इन द जीरो बैलेंस अकाउंट. आप खोल सकते थे जनधन अकाउंट के थ्रू. अच्छा, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आर कंडक्टेड बाय विच ऑफ द. तो बताया था मैंने आपको, NSSO है आपका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे. तो लिखा हुआ है सर्वे ऑफिस. तो लिखा हुआ है द NSSO सर्वे डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू द 3 कैटेगरी. ब्रॉडली स्पीकिंग, तो पहली कैटेगरी फर्स्ट आती है, कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी और द वर्क ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड ऑफ द सर्वे. दीज इंडिविजुअल्स आर लेबल्ड एज द एम्प्लॉयड एंड द कैटेगरी फर्स्ट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द कैटेगरी सच एज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड एम्प्लॉयड एंड द कैजुअल लेबर्स. ये आ जाते हैं आपके.
सेकंड में आता है कैटेगरी सेकंड, कंसिडर द पीपल हु वर नॉट एंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड ऑफ द सर्वे बट वर लुकिंग फॉर द वर्क इफ वर्क वॉज अवेलेबल। तो ये आते हैं अनएम्प्लॉयड में, तो पहले तो एम्प्लॉयड आ जाते हैं, दूसरा में अनएम्प्लॉयड आ जाते हैं। टेकन टुगेदर कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम द कंट्रीज लेबर फोर्स, तो ये लेबर फोर्स से आपके लिए जाती है। कैटेगरी थ्री में कॉन्स्टिट्यूट पीपल्स हु आर नाइदर एंगेज इन द वर्क नॉट एवेलेबल फॉर इट, this category labeled as the not in the labor force would have a large number of the people including those who have retired। अब देखो इसमें कौन आ जाते हैं, जो ये तो आपके रिटायर हो चुके होंगे या जिनकी एज 15 से कम होगी, ये आ जाएंगे, जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। दोज स्टडिंग, दोज अनेबल टू वर्क ड्यू टू द डिसेबिलिटी, और या तो जो विकलांग हैं, दोज अटेंडिंग द ओनली इन द डोमेस्टिक ड्यूटीज। अच्छा नेक्स्ट लिखा, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाय द स्टडी दैट टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री ग्रू बाय द 4.5 करोड़ इन द 13 years between the EUS 2004 to 5 PLFS 2017-18, which puts this absolute number in the perspective is that the represent in the growth of the just 0.8%, less than the half of the rate at which the overall population grew, which was the 1.7%। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अमंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर व्हाट परसेंट ऑफ द सेगमेंट इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये अनऑर्गेनाइज में बोल रहा, अगर टोटल पूछा जाता तो टोटल में आपका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एग्रीकल्चर वो 50% के ऊपर है, जबकि अगर बोला जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी लगभग ये आपका 1/4 है, 24% के आसपास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हमारा पहले कंट्रीब्यूशन हुआ करता था जीडीपी में वो 50% से ऊपर हुआ करता था जब हम स्वतंत्रता से पहले। अब जो लगभग 50% के ऊपर जाता है वो जाता है आपका सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर आपके मेनली होते हैं, तो बीच वाला जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आ जाता है। फर्स्ट आपका कौन सा आ जाता है, तो एग्रीकल्चर आ जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अनऑर्गेनाइज में आता है, बिल्कुल सही है, और ये लगभग आपका 65% आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, as per the international definition, informal sector enterprises are those owned by the individual household that are not constituted separate legal entities independent for their owners। Among the unorganized sector, a considerable proportion of the about 65% is engaged in the agriculture sector, which indicate the prominence of the rural segment in the informal economy। The Indian labor market is characterized by the predominance of the informal employment for more than the 90% of the India's informal workforce working as a self-employed and the casual workers। Report based on the periodic employment and the unemployment surveys conducted by the NSSO suggested that the only small share of the employment is the organized sector। The contribution of the unorganized sector is about in the GDP is about the 50%। बोला जाता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका असंगठित क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में भी कितना है, 50% है, बराबर है किसके, जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, संगठित क्षेत्र है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर मॉडल पेपर 6 का, और इसके बाद आपका 7 स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कैटेगराइज द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्सेज अंडर द 4 ग्रुप्स विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो लिखा टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, टर्म ऑफ द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ द स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी और टर्म ऑफ द मिनिमम वेजेस कैटेगरी। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है कि द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कैटेगराइज द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्सेज अंडर द 4 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन। अब क्या क्या आता है, देखो एक आता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, एक आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एक आता है स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी, और चौथा आता है सर्विस से रिलेटेड। तो इसमें मिनिमम वेजेस नहीं आता आपका। अब इसमें होता क्या, देखो अगर अंडर टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन की बात करें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं। स्मॉल जो होते हैं आपके लघु एंड सीमांत, आई थिंक मुझे लग रहा है यार जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास कितनी होती है प्रॉपर्टी, 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास होती है शायद से। स्मॉल में भी इतनी होती है, 2 के आसपास आपका 2 हेक्टेयर के आसपास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स या मार्जिनल कैटेगरी में रखा जाता है। लैंडलेस आ जाता है, एग्रीकल्चर लेबरर्स आ जाते हैं, शेयर क्रॉपर्स, फिशरमैन, दोज इंगेज इन द एनिमल हस्बेंड्री, बीडी रोलिंग, लेबलिंग एंड द पैकिंग, building and the construction workers, leather workers, weavers, artisans, salt workers, worker in the bricks clients and the stone quarries, workers in the sawmills, oil mills etc come under this category। अच्छा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अटैच्ड एग्रीकल्चर लेबर्स, बॉन्डेड लेबर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड द कैजुअल लेबर्स कम अंडर दिस कैटेगरी। तीसरा आता है स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी, टूडे टैपर्स, स्कैवेंजर्स आते हैं, कैरियर्स ऑफ द हेड लोड्स, ड्राइवर्स ऑफ द एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स, लोडर्स एंड अनलोडर्स कम अंडर दिस कैटेगरी। चौथा आता है आपका सर्विस कैटेगरी, तो मिडवाइफ्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, फिशरमैन एंड द वोमेन बार्बर्स, वेजिटेबल एंड द फ्रूट वेंडर्स एंड द न्यूज़पेपर वेंडर्स एंड द बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो ये आप याद कर लेना। आगे लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज द ऑर्डर टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विच एंटर आलिया
include weavers, handloom workers, fishermen, the fisherwomen, toady tappers, leather workers, plantations labor, beady workers has enacted the Unorganized Workers Social Security Act 2008. The act provides a constitution of the National Society Security Board, which shall recommend the formulation of the Social Security scheme, life and the disability cover, health and the maternity benefits, old age protection, and the other benefit as may be determined by the government for the unorganized workers. Accordingly, the ministry has constituted the National Social Security Board. तो ये आपका जो बोल सकता हूँ आपका मॉडल पेपर 6 है, ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो चलेंगे वो मॉडल पेपर 7 होगा, तेज़ी से चलेंगे, अब तेज़ी से इन्हें ख़त्म करेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है मॉडल पेपर 15 तक है शायद से इसमें, तो तेज़ी से आपका स्टार्ट किया जाएगा। अब 20 क्वेश्चन लगभग कोशिश करूँगा कि 40 क्वेश्चन एक दिन में डिस्कस कर लूँ। तो PDF जो है मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई जितनी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे भी आपके कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यूट्यूब को, वहाँ से भी आप वीडियो का लिंक ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।